वेतन शीर्षक से आय की गणना के इस वीडियो में हम हाउस रेंट अलाउंस मकान किराया भत्ते का अध्ययन करेंगे। कर्मचारी को मिलने वाले मकान किराया भत्ते की कर योग्य राशि और कर मुक्त राशि को ज्ञात करने के लिए आयकर अधिनियम में 3 शर्तें शामिल की हैं। 3 शर्तों के आधार पर ये देखते हैं कि उनमें से जो सबसे कम राशि है वो कर मुक्त मानी जाएगी, जिसमें पहली है संबंधित अवधि के लिए मकान किराए भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि, यानी कि जिस अवधि के लिए मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ है उस अवधि के लिए उसकी वास्तव में कितना भत्ता मिला है वो राशि लेंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता वेतन के 5% मिलता है, तो 5% के हिसाब से जो भी उस अवधि का वास्तविक प्राप्त राशि होगी वो पहली शर्त में, पहली कंडीशन में या पहले पॉइंट के रूप में आएगा। इसके पश्चात अपन ये देखेंगे कि संबंधित अवधि का जो चुकाया गया मकान किराया है, कर्मचारी ने जो मकान किराया चुकाया है उसमें वेतन का 10% घटा देंगे। यानी कि मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 5,000 रुपये किराया चुकाया है और वेतन का 10% 3,000 है, तो 5,000 में से 3,000 घटाकर वेतन का 10% घटाकर राशि ज्ञात की जाएगी। वो दूसरे पॉइंट में लेंगे, दूसरी शर्त में लेंगे, संबंधित अवधि के लिए चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि मकान यदि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में स्थित है तो संबंधित अवधि के वेतन का 50% लेंगे, और यदि मकान इन किसी अन्य स्थान पर, इन चारों के अलावा किसी अन्य स्थान पर है तो संबंधित अवधि के वेतन का 40% लेंगे। यानी इस प्रकार की 3 राशियां ज्ञात करेंगे। पहली राशि है संबंधित अवधि का में वास्तव में भत्ते की प्राप्त राशि, दूसरे संबंधित अवधि के लिए चुकाए गए मकान किराए में से वेतन का 10% घटाकर राशि ज्ञात करेंगे, और तीसरी स्थिति में वेतन का, संबंधित अवधि के वेतन का मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में है तो 50%, अन्य स्थान पर है तो 40% लेंगे। अब संबंधित अवधि कौन सी है? तो संबंधित अवधि से आशय उस अवधि से है जिसमें करदाता किराए के मकान में रहा हो या मकान किराया भत्ता जिस अवधि में प्राप्त हुआ हो। वेतन से यहाँ वेतन का जैसे अपन ने किया कि संबंधित अवधि के वेतन का 10% घटाएंगे, वेतन का 10% घटा देंगे, या वेतन का 50% या 40% लेंगे। तो वेतन से यहाँ क्या आशय है, वेतन में क्या मानते हैं? तो वेतन में यहाँ मूल वेतन लेंगे प्लस महंगाई भत्ता उसी कंडीशन में लेंगे जब वह सेवा शर्तों के अधीन हो। सेवा शर्तों के अधीन महंगाई भत्ता तब माना जाता है जब सेवानिवृत्ति लाभ, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी इत्यादि की गणना के लिए महंगाई भत्ते को वेतन का पार्ट माना जाए। तो इसके लिए सामान्यतः क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ होगा कि सेवानिवृत्ति के लाभों, सेवा शर्तों के अधीन महंगाई भत्ता मिल रहा है या सेवा शर्तों के अधीन नहीं मिल रहा है, तो अपन वेतन में तभी शामिल करेंगे जब वह सेवा शर्तों के अधीन हो। तो मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अंतर्गत प्राप्त हो, और तीसरा बिक्री पर आधारित कमीशन, बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन को भी वेतन में शामिल करेंगे। तो 3 आइटम हुए कुल मिलाकर, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अधीन हो, प्लस बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन यदि कोई हो, तो इनको वेतन मानेंगे। तो इस प्रकार जो 3 आइटम अपन ने कैलकुलेट करेंगे, उन तीनों में से जब जो सबसे कम राशि होगी, जो सबसे कम राशि होगी वह कर मुक्त होगी, और बाकी अगर कोई बचता है वास्तविक प्राप्त राशि में से कर मुक्त राशि घटा देंगे तो शेष राशि वेतन शीर्षक की में सम्मिलित की जाएगी, यानी कर योग्य होगी। वास्तविक भत्ते की वास्तविक प्राप्त राशि में से कर मुक्त राशि घटाकर कर योग्य राशि ज्ञात कर लेंगे। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि यदि कोई कर्मचारी स्वयं के मकान में रहता हो, स्वयं के मकान में रहता हो, अथवा किसी ऐसे मकान में रहता हो जहां किराया नहीं चुकाता हो, अथवा यदि चुकाया गया किराया वेतन के 10% से अधिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे मकान किराए भत्ते की कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। कब? 3 कंडीशन है।
जब वह या तो स्वयं के मकान में रहता हो, या ऐसे मकान में रहता हो जिसमें वह किराया नहीं चुकाता हो, या वह उसका चुकाया हुआ किराया वेतन के 10% से ज्यादा नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उसे मकान किराए भत्ते की कोई छूट प्राप्त नहीं होगी और पूरा का पूरा भत्ता कर योग्य होगा। यदि किराए की राशि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक है तो कर्मचारी को अपने नियोक्ता को मकान मालिक का नाम और पैन कार्ड की प्रति जमा करानी होगी, अन्यथा कटौती प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा 1 जून 2017 से यदि कर्मचारी द्वारा लिए गए मकान का किराया 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, तो कर्मचारी यानी कि किराएदार भुगतान करने वाली राशि पर 5% की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती करेगा, तभी ये छूट मिल पाएगी। अब ये देखेंगे कि मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना करने का तरीका क्या हो। तो जो अपन ने 3 पॉइंट्स देखे थे उसमें संबंधित अवधि का उल्लेख था। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि ये संबंधित अवधि से ऐसा क्यों सोच रहे थे अपन, तो उसका कारण ये है कि ये मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना जो है वो 4 तत्वों पर डिपेंड है, 4 फैक्टर हैं जिनसे वो प्रभावित होती है। कर्मचारी का वेतन, यानी कर्मचारी का वेतन अगर किसी महीने में बदल जाता है तो कर मुक्त राशि की गणना करमुक्त राशि भी बदल जाती है। मकान किराया भत्ता अगर बदल जाता है तो चूंकि वो भी उसी शर्तों में है, तो मकान किराया भत्ते की राशि में परिवर्तन हो, या कर्मचारी के वेतन में परिवर्तन हो, या कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया किराए में परिवर्तन हो, या वह स्थान जहां कर्मचारी ने मकान किराए से लिया है। यानी 4 ऐसी कंडीशन है जिनमें अगर किसी भी एक कंडीशन में परिवर्तन हो जाता है तो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना अपने को अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इनमें परिवर्तन होते ही मकान किराए की भत्ते की करमुक्त राशि में भी परिवर्तन हो जाता है। अब चूंकि उसमें परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर इन चारों मदों में किसी में भी परिवर्तन होता है तो उस फिर परिवर्तन के बाद वाली स्थिति में अलग से गणना करनी पड़ेगी। यदि गत वर्ष में इन चारों मदों में कोई परिवर्तन नहीं हो तो करमुक्त राशि की गणना संपूर्ण वर्ष के लिए एक साथ की जा सकती है। संपूर्ण राशि की गणना यानी इन चारों मदों में कोई परिवर्तन नहीं हो, सारी मदें पूरे साल एक ही रही हो, यानी कि एक ही स्थान पर कर्मचारी रहा हो और कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया किराया भी स्थिर रहा हो, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ हो, मकान किराया भत्ता भी उसे प्रति माह वही मिलता रहा हो, और कर्मचारी के वेतन में भी 12 महीने की अवधि में गत वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, तो 4 ऐसी स्थिति में संपूर्ण वर्ष के लिए मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना एक साथ की जा सकती है। किंतु यदि गत वर्ष के दौरान इनमें से एक या अधिक तत्वों में परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन के पहले और परिवर्तन के बाद की अवधि की करमुक्त राशि की गणना अलग अलग की जाएगी और बाद में सभी करमुक्त राशियों का योग कर लिया जाएगा, यानी अलग अलग गणना करनी पड़ेगी। जैसे ही परिवर्तन होगा तो उससे पहले वाली अवधि की अलग, उसके बाद वाली अवधि की अलग, उसके बाद फिर परिवर्तन हो गया तो पहले वाली अवधि की जहां तक कर ली वो अलग, फिर उसके बाद वाली, यानी जब जब परिवर्तन होगा उसमें पहले और बाद में, परिवर्तन के बाद में अलग अलग गणना करेंगे। अब एक उदाहरण की सहायता से अपन मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना किस प्रकार करते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये अपने सामने जो क्वेश्चन है इसमें अमाउंट हाउस रेंट अलाउंस के एग्जम्प्टेड अमाउंट की गणना अपने को करनी है। अपन एक एक कंडीशन लेके यहाँ देखते हैं। तो पहले देते हैं एम्प्लॉय पी को लेके चलते हैं। सैलरी इसकी कितनी है 40,000, डियरनेस अलाउंस कितना है 5,000, बोनस 2,000, कमीशन ऑन सेल्स कुछ भी नहीं है, 2% वाली में डैश लगा हुआ है, इसका मतलब इसको नहीं मिलता। हाउस रेंट अलाउंस 5,000 है, रेंट पेड 6,000 है, रेंट पेड कितना है 6,000 है, और प्लेस ऑफ वर्क इंदौर है, यानी इंदौर में कर्मचारी काम कर रहा है। अब देखिए नीचे कुछ अलग डिटेल दे रखी है, उसको जरूर देख लेते हैं। एम्प्लॉय टी इज पेड डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी सेवा शर्तों के अधीन डियरनेस अलाउंस मिलता है किसको, एम्प्लॉय टी को। तो इसका मतलब टी के अलावा बाकी 4 एम्प्लॉय उनको नहीं मिलता सेवा शर्तों के अधीन। पी, क्यू, आर और एस को सेवा शर्तों के अधीन ये डियरनेस अलाउंस नहीं मिलता। चूंकि डियरनेस अलाउंस से सेवा शर्तों के अधीन नहीं मिलता
तो वेतन का पार्ट नहीं मानेंगे। वेतन में अपन ने 3 आइटम समझी थी, बेसिक पे प्लस डीए यदि सेवा शर्तों में हो, प्लस बिक्री पर आधारित कमीशन। तो ये तीनों आइटम में अपन पी क्यू आर एस के लिए चूंकि सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, क्वेश्चन में केवल टी का दे रखा, तो टी के लिए तो जोड़ेंगे, बाकी के लिए डियरनेस अलाउंस नहीं जोड़ेंगे। इसी प्रकार कमीशन ऑन सेल्स एट द रेट ऑफ 2%, ये 2% वाला कमीशन दे रखा है, ये पी में डैश है, क्यू में डैश है, आर में डैश है, यानी तीनों के लिए नहीं जोड़ेंगे, पर एस और टी के लिए अमाउंट दे रखा है, इसलिए इन दोनों के वेतन की गणना में जुड़ेंगे। इसके अलावा इसने एक नीचे लाइन दी है, एस रिजाइड्स इन हिज ओन हाउस हुज एनुअल फेयर रेंट इज 30,000। तो देखिए ये एम्प्लॉय एस है, ये खुद के मकान में रहता है। किसके मकान में? खुद के मकान में रहता है। तो जब अपन ने अभी पढ़ा था कि 3 कंडीशन थी, यदि कर्मचारी खुद के मकान में रहता हो, या ऐसे मकान में रहता हो जहां उसको किराया नहीं देना पड़ता हो, या जो किराया चुकाता है वो वेतन के 10% से अधिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे मकान किराए भत्ते की कटौती वो छूट नहीं मिलेगी और पूरा का पूरा कर योग्य होगा। तो चूंकि एस खुद के मकान में रहता है, तो एस जो कर्मचारी है उसका मकान किराए भत्ते की छूट उसको नहीं मिलेगी। अब देखिए एक एक करके कर रहे हैं अपन। पी कर्मचारी के लिए देखेंगे। पी कर्मचारी को पहला पॉइंट अपन जो शर्त है उसमें एचआरए रिसीव्ड है, तो एचआरए रिसीव्ड अपने को क्वेश्चन में दे रखा है हाउस रेंट अलाउंस 5,000, तो वो 5,000 लिख दिया। अब इसका वेतन देखेंगे, वेतन कितना है। तो चूंकि वेतन में 3 चीज शामिल करते हैं, सैलरी, डीए प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो सैलरी तो 40,000 है, डीए चूंकि इसका सेवा शर्तों के अधीन नहीं है तो इसलिए शामिल नहीं करेंगे, और कमीशन ऑन सेल्स नील अमाउंट है। तो कुल मिलाकर सैलरी एचआरए के पर्पज से, हाउस रेंट अलाउंस के पर्पज से सैलरी कितनी हुई इसकी? 40,000 हुई। और 40,000 का चूंकि ये इंदौर में रह रहा है, तो इंदौर में रह रहा है तो वेतन का कितना लेंगे? 40%, तो 16,000 रुपये हो गया। और तीसरा अमाउंट जो कैलकुलेशन करते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना है इसका? 6,000 है। कितना है? रेंट पेड दे रखा आपने को 6,000, और 10% ऑफ सैलरी, चूंकि सैलरी 40,000 है, 40,000 का 10% कितना होगा? 4,000 होगा। तो 6,000 में 4,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2,000। तो अपने सामने 3 लिमिट आई। पहली आई 5,000 की एचआरए रिसीव्ड, फिर 40% ऑफ सैलरी 16,000, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 2,000। अपना नियम जो है ये तीनों में से न्यूनतम राशि को कर मुक्त करेंगे। तो न्यूनतम राशि कितनी है? 2,000। तो 2,000 का राशि कर मुक्त हो जाएगी। कर योग्य राशि कितनी होगी? चूंकि एचआरए के रूप में इसको 5,000 मिला है, उसमें से 2,000 की राशि कर मुक्त हो गई, तो 3,000 की राशि कर योग्य हो जाएगी, वो वेतन में शामिल कर लेंगे। 2,000 की राशि कर मुक्त, 3,000 की राशि कर योग्य। अब देखते हैं कर्मचारी क्यू के लिए। अब कर्मचारी क्यू को सैलरी के रूप में मिल रहे हैं 50,000 रुपये, डीए के रूप में 6,000, किंतु सेवा शर्तों में नहीं है इसलिए उसको भी शामिल नहीं करेंगे। बोनस 3,000, इसको अपन शामिल करते ही नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स है नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसकी सैलरी कितनी होगी? वही 50,000 लेंगे। कितनी लेंगे? 50,000 केवल, क्योंकि डीए सेवा शर्तों में नहीं है और कमीशन ऑन सेल्स उसको मिल नहीं रहा। अब देखिए पहली कंडीशन है हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। रिसीव्ड में कितना अमाउंट दे रखा है? 25,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, 25,000 दे रखा है। अब दूसरी आइटम है, चूंकि जयपुर में है तो जयपुर 40% वाली कैटेगरी में है, तो वेतन अपन ने अभी डिसाइड किया था इसका 50,000। 50,000 का 40% कितना होगा? 20,000। ठीक है। तीसरा पॉइंट है वो ये है रेंट पेड। रेंट पेड कितना है? 27,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% 50,000 का कितना होता है? 5,000। 27 में से 5 घटाए तो कितना बचा? 22,000। तो 3 आइटम जो अपने आई, पहली है 25,000, दूसरी है 20,000, तीसरी है 22,000। तो इन तीनों में से न्यूनतम को कर मुक्त करेंगे अपन। न्यूनतम कितना है? 20,000। तो 20,000 तो कम कर मुक्त हो जाएगा, और बाकी जो एचआरए रिसीव्ड है 25,000 में से 20,000 घटाएंगे तो 5,000 बचेगा, वो कर योग्य हो जाएगा, वेतन में शामिल कर लेंगे। 20,000 एग्जेम्प्टेड और 5,000 कर योग्य। अब एम्प्लॉय आर की बात करें। आर का वेतन कितना है? 60,000 सैलरी बेसिक, डीए 6,000, किंतु सेवा शर्तों में नहीं है इसलिए शामिल नहीं करेंगे। कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो वेतन इस पर्पज से क्या हुआ? 60,000 का हुआ। कोटा में ये कर्मचारी है,
HRA कितना मिला इसको, हाउस रेंट अलाउंस 6000 मिला, तो पहली आइटम तो HRA रिसीव्ड में 6000 आ गया। दूसरा चूंकि कोटा में है तो 40% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है इस पर्पज से 60,000, तो 60,000 का 40% 24,000 हो गया। तीसरा जो गणना है वो क्या करेंगे, रेंट पेड, रेंट पेड कितना है 15,000, 15,000 में से कितना घटाएंगे, सैलरी का 10%, सैलरी 60,000 इस पर्पज से थी, 10% घटाया तो 15,000 में 6,000 घटाए 10% तो 9,000 बचा, यानी तीनों आइटम की गणना हुई। HRA रिसीव्ड 6,000, 40% ऑफ सैलरी 24,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 9,000, तीनों में से न्यूनतम कितना है 6,000, तो 6,000 का मुक्त कर देंगे। चूंकि HRA भी इसको 6,000 मिला है तो 6,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा, कर योग्य राशि नील आ जाएगी, इसकी कर योग्य राशि कुछ भी नहीं होगी क्योंकि HRA रिसीव्ड भी 6,000 है और एग्जेम्प्टेड राशि भी 6,000 है। अब आइए कर्मचारी एस के लिए, चूंकि एस खुद के मकान में रहता है इसलिए इसकी कर मुक्त राशि नील होगी। तो वैसे गणना के लिए HRA रिसीव्ड इन्होंने लिख दिया 20,000 रुपये और 40% कहाँ पे है, दिल्ली में, तो 50% ऑफ सैलरी लिया, तो देखिए सैलरी कितनी होगी इसकी इस पर्पज से, तो 70,000 की तो सैलरी है। चूंकि ये वही कर्मचारी है ऐसे नहीं, इसकी भी सेवा शर्तों के अधीन डीए नहीं है, सेवा शर्तों के अधीन डीए नहीं है, सेवा शर्तों के अधीन डीए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो शामिल नहीं होगा। तो किंतु बिक्री पर आधारित कमीशन है, बिक्री पर आधारित कमीशन कितना है 5,000, तो टोटल कितनी होगी सैलरी 75,000, डीए तो नहीं शामिल होगा क्योंकि सेवा शर्तों में नहीं है, पर बिक्री पर आधारित कमीशन शामिल होगा, तो 75,000, 75,000 का 50% लेंगे तो 37,500, 37,500। अब जो तीसरी आइटम है रेंट पेड, रेंट पेड तो इसका नील है, रेंट पेड कितना है नील, क्योंकि ये खुद के मकान में रह रहा है, तो 10% सैलरी घटाएंगे तो वो तो नेगेटिव का आइटम आएगा, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और अपन यहाँ न्यूनतम की राशि जो शून्य है उसको, यानी कि इसके लिए कर मुक्त राशि नील होगी और पूरा का पूरा HRA जो रिसीव्ड है 20,000 माइनस नील, यानी कि 20,000 का 20,000 कर योग्य होगा जो वेतन में शामिल किया जाएगा। अब कर्मचारी टी के लिए अपन गणना करेंगे, लास्ट जो कर्मचारी है, कर्मचारी टी के लिए जब गणना करेंगे तो उसका वेतन कितना होगा डिसाइड करें पहले अपन, तो सैलरी 50,000, टी के लिए सेवा शर्तों के अधीन है डीए, तो उसको डीए भी उसमें शामिल करेंगे, तो 50,000 प्लस 5,000, और कमीशन भी बिक्री पर आधारित तो उसको 8,000 मिल रहा है, तो 55 और 8 63,000 की टोटल सैलरी हुई, 63,000 की सैलरी हुई, और मुंबई में ये कर्मचारी नौकरी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए HRA रिसीव्ड कितना दे रखा है आपने को 15,000 दे रखा, हाउस रेंट अलाउंस 15,000 पहली लिमिट हो गई। दूसरी लिमिट सैलरी का 50%, चूंकि मुंबई में है तो 50% लेंगे, और 50% अपन ने सैलरी जो अभी डिसाइड की थी 50,000 बेसिक प्लस 5,000 डीए चूंकि सेवा शर्तों में इसलिए, और प्लस 8,000 का कमीशन, तो 63,000 का 50% लेंगे तो 31,500, 31,500 की सेकेंड लिमिट आ गई। अब तीसरी कंडीशन पे आइए, तीसरी कंडीशन क्या है, रेंट पेड, रेंट पेड कितना है 20,000 माइनस वेतन का 10%, तो 20,000 में से वेतन का 10% 63,000 का 6,300 घटाया, 6,300, 63,000 में से 10% 6,300 घटाया, तो 6,320 में से घटाया, 20,000 में से 6,300 गए तो 13,700, 13,700। अब तीन लिमिट आ गई अपने पास, पहली लिमिट 15,000, दूसरी लिमिट 31,500 और तीसरी लिमिट 13,700, तीनों में से न्यूनतम राशि कर मुक्त होगी तो 13,700 कर मुक्त हो जाएगा। अब कर योग्य कितनी होगी, HRA रिसीव्ड उसका 15,000 है, जिसमें से कर मुक्त अपन ने कर दिया 13,700, तो बाकी 1,300 कर योग्य हो जाएगी। इस प्रकार HRA जो हाउस रेंट अलाउंस है उसकी गणना कैसे कितना पार्ट उसका एग्जेम्प्टेड होगा और कितना टैक्सेबल होगा ये की जा सकती है। धन्यवाद।